तो हम देख रहे हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब जो बीजांड है उसमें किस तरीके से पराग नलिका जाएगी। अब ये पराग नलिका है क्या, देखो हमने परागकण बनाए। अब परागकण वृत्तिका पर आ गए, ठीक है। अब वृत्तिका पर आ तो गए, लेकिन उन्हें कहाँ जाना है भाई, उनको तो जाना है किसके अंदर, बीजांड के अंदर। किससे मिलना है उन्हें, उन्हें मिलना है भ्रूण कोश से, ठीक है। तो भ्रूण कोश से मिलने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले देखो परागकण में क्या क्या चीज़ होती है। एक इंटाइना थी, एक्साइन थी, है ना, जिसके अंदर 3 केंद्रक थे। वो क्या थी, कोशिकाएं थी अलग अलग। दो तो कौन सी थी हमारी, दो तो थी हमारी जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने कहा है, हाँ, जनन जनन कोशिका थी, और एक थी कायिक। तो होता क्या है, जब ये परागकण इसके ऊपर आ गए, वृत्तिकाक पर आ गए, तो वृत्तिकाक पर होते हैं क्या, H2O, ठीक है, पानी रहता है। अब ये पानी ले लेता है कौन, क्या रहता है हमारा परागकण। देखो यहाँ पर अब योग्य अयोग्य सब पहचान लिया। अब इसको अंकुरित करना है, अंकुरित करा, इसको क्या हुआ भाई, इसमें से पानी को सोख रहे हैं वृत्तिकाक से कौन, परागकण। और ये क्या हो रहा है, इंटाइन जो अंदर की लेयर है ना, उसमें जो हमारा मैंने बताया था एक जनन छिद्र भी होता है ना, तो वहाँ से क्या ले रहे हैं भाई, पानी को ले रहे हैं, और ये कायिक सेल में भर रहा है पानी। अब ये भरता जा रहा, भरता रहा है, और जहाँ से इसकी खाली जगह थी, है ना, जो छोड़ रखा था इंटाइन एक्साइन, जहाँ पर नहीं मिल रही थी, वहीं से एक क्या है, भरता भरता जा रहा, भरता है, गुब्बारा नहीं भरता जाता है तो नीचे जाता रहता है। तो इसी तरीके से एक नलिका बनती जा रही है, ठीक है। अब ये नलिका बनते बनते कहाँ पर जा रही है, अंदर जा रही है, किसके, बीजांड के, ठीक है, हमारे किसके, स्त्री केसर के। तो बीजांड के अंदर जा रही है अब ये, ठीक है, वृत्तिकाक से होकर वृत्तिका तक, और उसके अंदर जा रही है बीजांड पे, ठीक है। अब ये जो प्रवेश है, जब इसको मिलना किससे, अंत में मिलना किससे, इसको भ्रूण कोश से। तो मिलने के लिए इसके 3 रूप हो सकती, तीन जगह हो सकती है, 3 हो सकते हैं। और ये जो डायरेक्शन है ये कैसे तय हो रही है कि ये जो पराग नलिका है इधर ही इसको जाना है, तो ये होती है केमिकल से, ठीक है। क्योंकि जो हमारा परागकण है उसके अंदर, जो ये नलिका है उसके अंदर कमी रहती है बोरोन की, कैल्शियम की, या आइनोसिटॉल, एक शर्करा है आइनोसिटॉल, इसकी। तो हमारा जो भ्रूण कोश है उसके अंदर जो सहायक कोशिका मैंने बताई थी, जिसको हमने अंड वो भी बोला था, ठीक है, जो अंडप था, इस तरीके से कुछ था। तो सहायक कोशिका जो थी, जो अंड को क्या कर रही थी, सहायता दे रही थी, मतलब उसके साइड में लगी हुई थी। तो वो दोनों के ऊपर एक अंगुली नुमा संरचना होती है, और यही दोनों क्या करती है, एक रसायन निकालती है, जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म संपुट। एक रसायन निकालती है फिलीफॉर्म संपुट, है ना। और ये सहायक सेल को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो यही क्या निकालती है, बोरोन, कैल्शियम, और क्या कहते हैं, आइनोसिटॉल, है ना, शर्करा आइनोसिटॉल निकालती है। और यही सिनर्जिड सेल जो हमारे सहायक सेल हैं, ये पोलन गाइड करते हैं, पोलन जो हमारी नलिका है उसको गाइड करते हैं, पोलन ट्यूब को, ठीक है, कि इसके अंदर आना है, ठीक है। तो इसी के उससे चलते जाते हैं। अब ये 3 जगह है मैंने बता रहा था, तो क्यों, कौन कौन सी है, एक तो है जो बीजांड द्वार है उससे आए, ठीक है। तो बीजांड द्वार प्रवेश उसे कहते हैं, इंग्लिश में अलग अलग नाम है, इंग्लिश में कहते हैं पोरोगैमी, ठीक है, बीजांड द्वार प्रवेश, पोरोगैमी बीजांड द्वार प्रवेश। और एक है ऊपर से ही आ जाए, जो बीजांड द्वार के उल्टा, क्या था, बीजांड द्वार के उल्टा याद करो क्या था, निभाग प्रवेश कहेंगे इंग्लिश, हिंदी में। और इंग्लिश में अलग है चलेज़ोगैमी, ठीक है, चलेज़ोगैमी, है ना। तो उसके बाद चलेज़ोगैमी हो गई, एक हमारी कौन सी हो गई, पोरोगैमी हो गई। अब एक है किसको तोड़ते हुए आ सकती है, इसके अध्य आवरण को तोड़ते हुए आ सकती है। तो अध्या आवरणी प्रवेश कह सकते हैं, अध्या आवरणी प्रवेश इंग्लिश में कहते हैं मीसोगैमी, ठीक है, मीसोगैमी। तो कौन कौन सी हो गई, पोरोगैमी हो गई, और एक पोरोगैमी हो गई, चलेज़ोगैमी हो गई, या मीसोगैमी हो गई। तो ये 3 इसके क्या हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं किसके आने में, भ्रूण पोष तक आने के लिए। तो इस गति को, अब ये जो गति हो रही है, इस गति को कौन सी गति कहेंगे हम, रसायनोवर्तन गति कहेंगे, रसायनोवर्ती गति कहेंगे, ठीक है। तो रसायनोवर्तन गति हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब ये अंदर आ गई। अब अंदर आकर होता क्या, देखो भाई, अब हम देखेंगे द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
तो यह केवल पुष्पी पादपों में होता है। किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या, और ये दिया किसने था? ये दिया था नवाज़ ने। नवाज़ ने 1898 में दिया था। और ये किस पादपों में इन्होंने देखा था? एक था फ्रिटिलेरियम और एक था लिलियम। फर्टिलेरिया और लिलियम में इन्होंने देखा था नवाज़ ने। अब होता क्या है इसमें, जो हमारी पराग नलिका आई है, जब ये भ्रूण कोश के अंदर जाती है तो होता क्या है, जो परिवेश उसमें मान लो उधर से आई, अब ये होता क्या है कि इससे मिलकर जब ये भ्रूण कोश से मिलती है तो वहाँ पर ये जो हमारे जनन केंद्रक थे उसको छोड़ देती है। और उसको छोड़ती कैसे है? सबसे पहले एक को वो छोड़ती है किसके अंदर? अंड के अंदर, एक अंड के, और एक ये छोड़ती है हमारे जो केंद्रीय कोशिकाएं थी, जो 2 केंद्रीय कोशिकाएं थी भ्रूण कोश में, उनके अंदर। तो वो हो गई 3। तो इसे कहेंगे हम त्रिभ्रूणीय अवस्था। और जो वहाँ पर अब ये हो गई डबल 2n हो गई। ठीक है, तो हमारे अंड वाली 2n और ये 2n बनाएंगी क्या? युग्मनज। और वो जो हैं, जो 3n जो मिली हैं, ठीक है, जिसको हम 3n वाले जो भ्रूण हैं उसको हम कहेंगे भ्रूण पोष। ये पोषण प्रदान करेगी और जो सभी कोशिका है वो नष्ट हो जाएगी। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? एक तो युग्मनज बना, एक भ्रूणपोष बना, एक जो हमारा केंद्रक था वो गया अंड के पास, एक केंद्रक गया हमारे किसके पास? केंद्रीय कोशिका के पास, जो कि भ्रूणपोष में थी। ठीक है, कोश में थी। और ये बना रही भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, और ये बनाएगी जाइगोट। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले जो भ्रूणपोष है इस तरीके से नहीं बनता है। सबसे पहले युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का। जाइगोट के निर्माण के बाद होता है किसका निर्माण? एंडोस्पर्म का, भ्रूणपोष का। तो पहले क्या बनता है? प्राथमिक एंडोस्पोर, और क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, पहले केंद्रक बनता है किसका? PEN, और फिर बनता है PEC। ठीक है, सेल। तो कोशिका पहले वो बनी जिसको हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, किसके बाद बनती है? निषेचन जब हो जाता है युग्मनज। ठीक है, अब युग्मनज में निषेचन होगा, सिंगैमी होगी। ठीक है, अब एक और चीज़ है, और अन्य कोशिका नष्ट हो जाती है, जो जैसे कि 7 कोशिका थी और 8 केंद्रक थे। तो 8 केंद्रक कोशिका मतलब और जो कोशिकाएं हैं इन दोनों को छोड़ के, युग्मनज और भ्रूणपोष को छोड़ के सब नष्ट हो जाती है। बाद में निषेचन के भ्रूणपोष बनता है, निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है। अब भ्रूणपोष देखो क्या होता है? एंडोस्पर्म। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहले केंद्रीय भ्रूणपोष। मान लो कि केवल केंद्रक हो, मतलब कि जो भ्रूणपोष हो, जो PEN है, बस वही क्या होता जा रहा है? बनते जा रहे हैं, अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसे भ्रूणपोष को हम कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष, जो कि वो है नारियल का पानी एग्जाम्पल। अब मान लो केवल क्या है कि कोशिकाएं भ्रूणपोष केंद्रक कोशिका सब में विभाजित, मतलब कोशिकाओं में विभाजित हो गया, तो ऐसे को कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें कि क्या है? कोशिकाओं में विभाजित हो गया। और ये याद रखना 3n है। कैसे हैं? 3n। ठीक है, 3n है। ठीक है, अब यहाँ पर कोशिकाओं में विभाजित हो गया। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है नारियल की गिरी, जो हम गिरी खाते हैं नारियल का। और अगर केंद्रक में होता है विभाजित तो नारियल का पानी। अगर कोशिकाओं में भ्रूणपोष हो जाता है, क्या हो जाता है? मतलब विभाजित हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो उसको हम कहें नारियल की गिरी। तीसरा है मध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष, मतलब कि बीच का। मान लो कि आधे केंद्रकीय भी है और आधे कोशिकीय हुए हैं, जैसे हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं इसे, हेलोबियल एंडोस्पर्म, मध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। इसका एग्जाम्पल है एस्फोडेलिस। ठीक है, भ्रूणपोष आधा तो हमारा केंद्रकीयों में हो गया और आधे कोशिकाओं में पूरे विभाजित हो गए। तो इसका एग्जाम्पल है एस्फोडेलिस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि आवर्तबीजी में त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन किसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है? तो ट्रिपल फ्यूजन किसके लिए हो रहा है? भ्रूणपोष के लिए ना, बस एंडोस्पर्म के लिए। ठीक है, आवर्तबीजियों में। अब भ्रूण कैसे बनना है ये हमने देखना है। देखो, युग्मनज बन गया हमारा। अब युग्मनज से भ्रूण बनेगा, उसके बीच में बहुत सारी अवस्थाएं होंगी। उन अवस्थाओं
के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उस अवस्थाओं के अध्ययन को हम कहते हैं भ्रूणोद्भव, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। किसकी अवस्थाओं को, एक युग्मनज से भ्रूण की अवस्था को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। और अगर देखो युग्मनज को जाइगोट कहते हो, भ्रूण को एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। वह इन अवस्थाओं का अगर अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम इन सभी अवस्थाओं को कहते हैं, मतलब इन सभी अवस्थाओं को भ्रूणोद्भवत कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अगर इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम कहते हैं भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं कि युग्मनज से भ्रूण के अवस्थाओं को सबको भ्रूणोद्भवत कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। और इनके अध्ययन को हम कहते हैं, किनके अध्ययन को, युग्मनज से जो भ्रूण की अवस्था है उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। अब नोट है एक कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, जो इनकी अवस्थाओं के जो जनक हैं, है ना, कौन है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ पादप पे क्या करा था, बड़ी ही स्टडी करी थी, जो कि पादप थे, एक धतूरे पे बड़ा अध्ययन करा था, जो कि राजस्थान के हैं ये, ठीक है। तो कौन थे ये, पंचानन माहेश्वरी, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। अब भ्रूण के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो प्रकार में बांटा गया। अब यही भ्रूण के युग्मनज से जो भ्रूण बनना है, इसी के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया। एक है हमारे द्विबीजपत्री और एक है हमारे एक बीजपत्री, डाइकॉट, मोनोकॉट, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। तो सबसे पहले देखो हम द्विबीजपत्री को देखेंगे ऐसे करके, उल्टा करके। किसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके, इसको, ठीक है। क्या है ये हमारा बीजांड, तो बीजांड को हमने ऐसे कर दिया तो उसके अंदर जो हमारा कौन था, भ्रूण कोश था, तो वो भी उल्टा हो जाएगा। अब हम इस भ्रूण कोश पर स्टडी करते हैं, जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम भ्रूण विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसकी अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं युग्मनज से भ्रूण की। तो अब हमने इसको लिया भ्रूण कोश को, ठीक है। तो भ्रूण कोश को हमने देखा तो इसमें सबसे पहले हमें 2n अवस्था दिखी। अब ये 2n अवस्था में एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। और इसमें एक तो हमारी आधार सेल, जो कि किसकी तरफ है, हमारे, जो कि हमारे क्या कहते हैं, द्वार की तरफ है। कौन सा द्वार, जिसे हम कहते हैं, याद नहीं आ रहा अभी, जो कि किसकी तरफ है, बीजांड द्वार की तरफ है, बीजांड है ना, तो बीजांड द्वार की तरफ है। और एक है हमारी भ्रूणीय सेल, एक आधार सेल, एक भ्रूणीय सेल। तो भ्रूणीय सेल जो कि भ्रूण का निर्माण करेगी, वो किसकी तरफ है, निभाग की तरफ है, ठीक है। किसकी तरफ, उल्टा, ऊपर की तरफ क्या ना, निभाग, नीचे की तरफ क्या कह, बीजांड द्वार। तो अब ये आधार सेल जो हमारी किसकी तरफ, बीजांड द्वार की तरफ है, ये विभाजन करेगी और सेल बनाएगी। तो ये कम से कम देखो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जब इतने सेल बन जाएंगे उसके बाद ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी निलंबक, सस्पेंसर। ये किस अवस्था, ऐसी लंबी सी लाइन, चैन सी बना लेगी और एक फूली हुई सेल बनेगी लास्ट में जाके, जिसे हम कहते हैं चूषण कोशिका, जिसे हम कहते हैं हॉस्टोरियम एक बनेगी। और ये पूरी जो उसको हम लाइन को क्या कहेंगे, निलंबक या सस्पेंसर। और ये चूषण कोशिका हॉस्टोरियम निकल जाएगी कहाँ पर, बीजांड काय में, बाहर की तरफ निकल जाएगी और सारा बीजांड काय को चूस लेगी। तो चूसने के बाद अब ये क्या करेगी भाई, सारा इसने पोषण ले लिया है तो किसको देगी, अब ये भ्रूण को देगी, भ्रूणीय कोशिका को देगी, ताकि वो आगे जाके भ्रूण बनाए। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ चूषण कोशिका हॉस्टोरियम बीजांड काय को चूस लेती है, अतः पोषण ले लेती है। एक नोट और है कि क्या सभी में इसी तरीके एंजियोस्पर्म में होता है कि सारे के बीजांड काय को जो चूषण कोशिका चूस लेती है, जो हमारे आधार उससे निकल रही है सेल से, ऐसा नहीं है। क्या है, ऐसा नहीं है। साथ जो काली मिर्च है, नोट है, काली मिर्च और चुकंदर, काली मिर्च और चुकंदर में क्या होता है, बीजांड काय, जो न्यूसिलस है, जो बीजांड काय है का कुछ भाग रह जाता है, जिसे भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस
मतलब रह जाता है, भ्रूणोद्भव है जो ये प्रोसेस है इसमें रह जाता है, और बचे हुए बीजांड काय को क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म, ठीक है, पेरिस्पर्म कहते हैं। काली मिर्च और क्या, चुकंदर का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर मान लो भाई वो अपना चूषण कोशिका ले ली और किसको ला के दे रही है, भ्रूणीय कोशिका को। अब होता क्या है, यहाँ पर जो भ्रूणीय कोशिका है उसके अंदर होता है दो अनुलंबे विभाजन, एक हुआ, दो कोशिका बन गई, फिर एक और हुआ, चार कोशिकाएं बन गई लाइन से। अब होता क्या है, इनमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे ये 8 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, 4 ऊपर 4 नीचे। अब यहाँ पर 4 ऊपर वाली 4 नीचे वाली, और ये याद रखना ऐसे हम करके पढ़ रहे हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे जो है, सबसे पहले एक है इसको, एक को हमने कहा आधारधार सेल जो कि किसके ऊपर होगी, बीजांड द्वार की तरफ होगी। एक अध्यधार सेल है ना, जो कि किसकी तरफ होगी, निभाग की तरफ होगी, ठीक है, चलेजा की। अब यहाँ पर ऊपर वाली जो आधारधार सेल है, ठीक है, इसको हमने कहा हाइपोबेसल सेल, और जो अध्यधार सेल है एपीबेसल सेल, ठीक है। इनमें ये निर्माण करती, देखो सबसे पहले हमारी जो अध्यधार सेल है नीचे वाली जो हम देख निभाग की तरफ, वो निर्माण करती किसका, बीजपत्र का। निर्माण करती किसका, परांकुर का। निर्माण करती बीज पत्रोधार, बीज पत्रोपरिक का, बीज पत्रोपरिक का, ठीक है। किस किस का निर्माण कर रही है ये, बीज पत्र, परांकुर, बीज पत्रोपरिक का निर्माण कर रही है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोटिलीडन, प्लूम्यूल, कोटिलीडन, कोटिलीडन, प्लूम्यूल, और लास्ट में एपिकोटाइल। कोटिलीडन, प्लूम्यूल और एपिकोटाइल। और जो हमारी अध्यधार जो कोशिका है, हाइपोबेसल सेल है, वो निर्माण कर रही है बीजपत्राधार का और हमारे किसका, मूलांकुर का, जिसको हमने कहा हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ठीक है। रेडिकल, प्लूम्यूल, कोटिलीडन, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। तो ये सब याद करना कौन किसका निर्माण कर रही है। नीचे वाली जो हमारी अध्यधार सेल है वो 3 का, और ऊपर वाले आधारधार जो सेल है वो 2 का, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा इस तरीके से 2 बन गई। अब ये 2 और विभाजन करेगी और एक गोले का रूप ले लेगी, और इसे हम कहते हैं गोलाकार भ्रूण। अब ये जो भ्रूण है गोलाकार भ्रूण बन गया है। अब इसके बाद इसमें खांच बनेगी, और खांच बनते ही इसे ये बन जाएगी एक हृदय शेप की, ठीक है, जिसे हम कहेंगे हृदयकार भ्रूण। अब आगे जाके ये खांच और बड़ी होती जाएगी और ये पूरी की पूरी परिपक्व भ्रूण बन जाएगी। और जब परिपक्व भ्रूण बनती है तो जो ऊपर निलंबक थे, जो सस्पेंसर थे, वो सारे खत्म हो जाते हैं केवल एक को छोड़कर, और वो एक कहलाता है एपिफाइसिस, जो कि आगे जाके मूल गोप का काम करेगा, घर्षण से बचाता है जो है मूल गोप, ठीक है। केवल एक सेल बची, एपिफाइसिस। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो परिपक्व भ्रूण बन गया है, इसमें बीज पत्र है कहाँ, जो नीचे की तरफ ये जो 2 दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये जो 2 दिख रहे हैं, ठीक है, ये ही है बीज पत्र, ठीक है। तो ये क्यों निर्माण करे, अध्यधार सेल, बीज पत्र। और अब मैं कहूँगा इसमें परांकुर का, ये बीच में एक परांकुर रहता है प्लूम्यूल, और इसी के इतने ही में क्या रहता है, बीज पत्रोपरिक रहता है, एपिकोटाइल रहता है, ठीक है। अब हम कहेंगे भाई मूलांकुर का, उसी को उल्टा कर दो, इसके प्लूम्यूल को उल्टा रेडिकल, और उसी में जितना वो और जो क्षेत्र है ऊपर का वो सारा बीज पत्राधार, जिसे हमने कहा हाइपोकोटाइल। तो ये सारा है हमारा, यही है हमारा क्या, इसीलिए हमने इसे कहा है द्विबीजपत्री। ऐसे पादपों को जिसमें 2 बीज पत्र बने हैं, द्विबीजपत्री का है। और अब हम पढ़ेंगे, अब एक और क्वेश्चन है कि यदि एक द्विबीजपत्री पौधों के एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या 36 है तो उसकी जड़ की कोशिकाओं में होगी। देखो भाई यहाँ पर द्विबीजपत्रों की है और एंडोस्पर्म कह रहे हैं, ठीक है, मतलब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 36 है, मतलब कि यहाँ पर किसकी संख्या 36 है, एंडोस्पर्म की। अच्छा, मतलब कि भ्रूणपोष की संख्या जो है, जो 3n है, वो कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है द्विबीजपत्री पौधों में। तो यहाँ पर जड़ में कितनी कोशिका है, और याद रखना जड़ में होती है n। तो सबसे पहले 3n 36 दे रखी, तो अगर n की हम गुणित की निकाले तो वो हो जाएगी 3 1 12 हो जाएगी। और यहाँ पर 2n किसकी रहती है, जड़ की कोशिकाओं की रहती है, 2n द्विगुणित रहती है। तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, आ जाएगा 24। तो आंसर हमारा 24 गुणसूत्र होंगे। अब एक और देखो नोट लिख लो कि एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष है वो रहता है 3n त्रिगुणित, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है उसमें भ्रूणपोष रहता है केवल आगुणित n। ये याद रखना, ठीक।
ठीक है। जिम्नोस्पर्म अगर अब होता है यहाँ पर n, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर आता आंसर, ठीक है। हाँ, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो हमने द्विबीजपत्री भ्रूण देख लिए, अब हम एक बीजपत्री। सबसे पहले क्या द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में अंतर बताओ। क्या ज़्यादा जो एडवांस है, जो ज़्यादा अच्छे होते हैं वो कौन से होते हैं? याद रखना एक बीजपत्री होते हैं। क्यों होते हैं आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक बीजपत्री क्यों एडवांस रहते हैं, देखो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। पहले इसका विकास देखते हैं। एक बीजपत्री और उत्पत्ति के आधार पर भी बाद में एक बीजपत्री आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बीजपत्री भी वैसे ही होगा, उसमें क्या रहेगा, भ्रूण कोश रहेगा, सॉरी कोश रहेगा। अब यही भ्रूण कोश से सबसे पहले जहाँ तक सामान्य चीज़ें हैं द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में कहाँ तक रहती है, जहाँ तक भ्रूणीय और आधार सेल बनता है, ठीक है, तो वहाँ तक सेम रहेगी। अब इसके बाद हो जाती है अलग, एक आधार सेल एक भ्रूणीय सेल बन गया, अब हो जाती है अलग। और यहाँ पर हम ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। जो बीजांड है ना वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। हम ऊपर नीचे के आधार पर अब नीचे वाला देख रहे हैं। तो एक बना भ्रूणीय सेल, एक बना आधार सेल। अब यही आधार सेल आगे जाके क्या करता था, द्विबीजपत्री में विभाजन करता था, जिससे आगे जाके गोलाकार ऐसे ऐसे बनते थे, नहीं सॉरी, जो कि निलंबक बनाता था, लेकिन और फिर उसका चूषण कोशिका बनाता था। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या हुआ, ये अपना आकार बढ़ाता है, लंबा होता है। और यही लंबा होकर मतलब कोशिका विभाजन नहीं करता, बस लंबा होता है, आकार बढ़ाता है। और इसी को हम कहेंगे निलंबक। और चूषण भी क्योंकि ये बाहर निकल आता है और क्या करता है, भ्रूण जो हमारी कोशिकाएं सॉरी जो हमारा बीजांड काय है उसका चूस लेता है, मतलब कि सारा पोषण ले लेता है और किसको दे देगा, भ्रूणीय सेल को देगा। अब भ्रूणीय सेल बस केवल और केवल दो उसमें विभाजित होता है, दो सेल में विभाजित होता है। और इसी को हमने क्या कहा है, ऊपर वाले को हमने कहा शीर्ष और नीचे वाले को मध्यधार। जो शीर्ष होगा पता है आपको क्या करेगा, वो किसका निर्माण करेगा, वो बीजपत्र का निर्माण करेगा, परांकुर का करेगा और बीजपत्रोपरिक का निर्माण करेगा, प्लूम्यूल का, एपिकोटाइल का और कोटिलीडन का निर्माण करेगा। और जो नीचे वाला है मध्यधार, मध्यधार क्यों कहा है हमने, क्योंकि ये बीच में है किसके, एक है हमारा निलंबक और किसके ऊपर शीर्ष सेल के बीच में हमारा मध्यधार सेल है, इस वजह से मध्यधार कहा है। और ये निर्माण करेगा मूलांकुर का और बीजपत्राधार का, किसका, रेडिकल का और हाइपोकोटाइल का। अब इसके बाद ये और विभाजन करेगा और क्या होगा भाई, इसमें भी नष्ट हो जाएगी क्या, हमारी नीचे वाली निलंबक चूषण कोशिका सब नष्ट हो जाएगी और बचेगा केवल ये, कैसा, ऐसा, ठीक है। अब ये है क्या, देखो भाई इसमें बीजपत्र है क्या, ये जो ऊपर की साइड है, केवल यही एक बीजपत्र है, इसीलिए हमने कहा इसे एक बीजपत्री, ठीक है। और इस एक बीजपत्री का नाम है क्या है, स्कूटेलम, ठीक है, स्कूटेलम नाम है इसका, स्कूटेलम। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन